Hello guys, this is Bhavna Sharma and you are seeing me on my Cell 3071 channel. So today we will discuss about the gametogenesis in Hindi. What is the gametogenesis? So हिंदी में अगर कहें so gametes it means आपके युग्मनज का बनना क्या कहलाता है, आपका gametogenesis कहलाता है. इंग्लिश में कहें तो इसकी डेफिनेशन होगी प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस. और गैमेटोजेनेसिस जो है 2 टाइप्स की होती है, ठीक है. कौन कौन सी? ओजेनेसिस और आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस. जेनेसिस अगर किसी वर्ड के पीछे आ जाए तो समझ लेना कोई चीज़ बन रही है, ठीक है. और लाइसिस अगर किसी चीज़ के पीछे आ जाए तो उसका मतलब है किसी चीज़ का विखंडन हो रहा है, वो चीज़ टूट रही है. समझ रहे हो ना इस पॉइंट को. तो यहाँ पे मैंने लिखा है गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है. गैमेट्स जो है मेल के अंदर अलग होते हैं, फीमेल के अंदर अलग होते हैं. अगर फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर कौन से गैमेट्स होते हैं, तो ओव्यूम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गैमेट्स होते हैं फीमेल के अंदर जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एक चाइल्ड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. और आपके मेल के जो अंदर होते हैं वो होते हैं आपके स्पर्म्स, ठीक है. स्पर्म्स आर द गैमेट्स फॉर द मेल, ठीक है. तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष के अंदर गैमेट्स कौन से होते हैं? स्पर्म्स, ठीक है. तो गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप्स की होती है. कौन सी? मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस. ओजेनेसिस में क्या होता है? ओव्यूम्स बनते हैं. क्या बनते हैं भाई? ओव्यूम्स बनते हैं. और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्म्स बनते हैं. इस स्पर्म से ही क्या निकल के आया? स्पर्म. ओ से क्या है? ओव्यूम. ओव्यूम क्या है? ओव्यूम इज ए सिंगल वर्ड और ओवा इज ए प्लूरल वर्ड, ठीक है. प्लूरल जो वर्ड होता है ओवा, वो समझ ले कि ओवा ये क्या है? सिंगुलर. ये है आपका प्लूरल. तो बात समझ में आई. तो ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई. गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप्स की होती है. और हम ये भी देखेंगे आपकी जो फीमेल होते हैं, फीमेल के अंदर ओव्यूम, इन दोनों के बारे में प्रोडक्शन को देख लिया. अब देखेंगे कि ओव्यूम की स्ट्रक्चर जो है क्या होती है और स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है. डीप में पढ़ेंगे और ये कैसे बनते हैं आपकी बॉडी के अंदर और कौन से स्टेज पे बनते हैं. तो ये आपने नोट डाउन कर लिया. देन हम देखेंगे कि ओजेनेसिस जो होती है उसमें ओव्यूम जो बनते हैं वो फीमेल के अंदर बनते हैं. इट मीन्स जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के अंदर क्या बनते हैं? ओव्यूम्स बनते हैं. तो ओव्यूम की स्ट्रक्चर कैसी है? वो कैसी ओवल शेप की होती है, ठीक है. स्फेरिकल शेप में भी हो सकती है वो. तो डिफरेंट पीपल्स में वो डिफरेंट शेप्स की होती है, ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूँ, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्पर्म और ओव्यूम्स दोनों अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं. उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम हर्माफ्रोडाइट, ठीक है. क्योंकि उनके अंदर दोनों मतलब मदर और फादर दोनों की कैपेसिटी होती है, इसीलिए वो हर्माफ्रोडाइट कैटेगरी के अंदर आते हैं. बात समझ में आई. और ओव्यूम और स्पर्म को देखें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लें. सभी नीट स्टूडेंट्स और जो यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शन लिया वो सभी सुन ले. जो ओव्यूम्स होते हैं वो लार्जर होते हैं कंपेरिजन टू दी स्पर्म्स, ठीक है. और जो वैसे अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में जो है स्पर्म क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है. लेकिन वो कैसा होता है? छोटा होता है. ये लंबा होता है और ये कैसा होता है? गोल होता है, ठीक है. तो इसको ये जो ओव्यूम होता है ये मोटिलिटी नहीं कर सकता. इट मीन्स ये मूव नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं होते? माइटोकॉन्ड्रियाज नहीं होते, पावर हाउस नहीं होते ओव्यूम के पास. इसी की वजह से ये जो है मूव नहीं कर सकता बॉडी के अंदर, ठीक है. लेकिन जो आपके स्पर्म्स होते हैं, मैंने ये दोनों जो स्ट्रक्चर बनाई हैं आपकी, ये ओव्यूम की स्ट्रक्चर है, ठीक है. और ये आपके स्पर्म की स्ट्रक्चर है, ठीक है. बात समझ में आई. तो स्पर्म इधर बनाया हुआ है, ओव्यूम मैंने इधर बनाया हो समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए. तो जो मैंने क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पर्म के अंदर, इसीलिए ये क्या कर देते हैं? मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे. इसीलिए ओव्यूम के जैसे ड्यूरिंग द कॉपुलेशन के दौरान जो स्पर्म्स होते हैं वो पेनिस से पास आउट होते हैं और एंटर करते हैं आपकी वेजिना, फीमेल की वेजिना के अंदर. तो फीमेल की वेजिना के अंदर क्या होता है? इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है. तो वहाँ से ऊपर जहाँ यूटेरस आता है, तो यूटेरस
से ऊपर क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब आती है। मैंने कल समझाया था ना आपको कि जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं फीमेल के। तो फीमेल के अंदर जो है यूटरस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है बेबी का, ठीक है, और फिर वो बेबी जो बॉडी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। बेबी से पहले जो स्टेज रहती है वो कैसी स्टेज में रहता है, जो बच्चा होता है फीटस और फिर एम्ब्रायो, फिर आपका बेबी की फॉर्म से वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो स्पर्म जो है इसको पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है, पेनिट्रेट करके इसकी लेयर को ये इसके अंदर चले जाते हैं, कौन, जो स्पर्म्स होते हैं। तो इसीलिए तो ओव्यूम कैसा है, ओव्यूम सिर्फ एक कैसा है, कंसिस्टेंस है, वो हिल डुल नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रियस नहीं होते हैं। और फिर जबकि अगर देखा जाए तो आपकी स्पर्म के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और इनके पास कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है आपके स्पर्म के पास, वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी, जो आपको नहीं भी पता होंगी तो वो चीज़ें भी आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहा करें। तो ये आपकी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो इसका जो सबसे एंटीरियर जो पार्ट है उसको कहते हैं हम एक्रोसोम। क्या बोलते हैं भाई, एक्रोसोम बोलते हैं। अभी एक्रोसोम किससे बना होता है, गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। मैंने आपको जो म्यूसिस डिवीजन पढ़ाया था उसमें बताया था कि व्हाट इज गोल्जी बॉडी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, एक्रोसोम को बनाने का काम करती है, ठीक है। और पेनिट्रेशन, जो पेनिट्रेशन होता है, इट मीन जब स्पर्म ओव्यूम के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्रोसोम की हेल्प से ही जाता है। समझ गए ना आप इस पॉइंट को। और नीचे आते हैं, फिर जब नीचे आएंगे तो ये बॉडी क्या कहलाती है, इसका हेड कहलाती है। क्या कहते हैं भाई, इसको हम इसका हेड कहेंगे, क्योंकि जो स्पर्म होता है, स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक और आपका टेल, ठीक है, और मिडिल पॉइंट भी होता है। तो हम 4 भी कह सकते हैं, लेकिन मिडिल पॉइंट को मोस्टली मतलब काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हेड होता है, हेड के पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। और वो न्यूक्लियस कैसे होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब उनके पास 26 क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं इस वाले हेड के पास। फिर हम नीचे आते हैं तो क्या आती है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती है इसकी नेक पे। तो याद रखें, तो अगर आपका नीट या किसी में पूछ लें तो वेयर इज द सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन दी स्पर्म, तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो आपकी नेक के पास यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ताकि क्या हो सके, ये जो है डिवीज़न हो सके इसका, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या करती हैं, सेल डिवीज़न में हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद ये मिडिल पॉइंट आता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, मिडिल पॉइंट कहते हैं। दिख रहा है ना आपको, मैंने अच्छे से बनाया हुआ ताकि आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो इस मिडिल पॉइंट के पास क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा नाम क्या है, पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब इनके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ताकि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को निकाल सके व्हेन द स्पर्म इज नीडेड। जब स्पर्म को नीड होती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है। और ये एनर्जी फिर माइटोकॉन्ड्रिया से स्पर्म लेके क्या करता है, मोटाइल, इट मीन्स मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इनके पास जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, अब आप कहोगे कि क्या इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होते हैं जैसे हमारी सेल के अंदर, जी हाँ बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होती है जैसे हमारी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर होती है, वैसे ही इनके अंदर बिल्कुल सेम, इनके अंदर डीएनए जो है आपके सेगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए होता है इस स्पर्म के अंदर। फिर हम नीचे आते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम टेल। ये टेल क्या काम करती है, इसको पूरे को मूव कराने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब ये मूव करता है विद द हेल्प ऑफ टेल। जैसे बंदर किसकी वजह से छलांग लगा सकता है, पूंछ की वजह से, क्योंकि उसकी पूंछ क्या काम करती है, एक तो उसकी सफाई में काम करती है, बैठने में, पोस्चर बनाने में बंदर के करते हैं ना, तो वैसे ही इसकी बॉडी में भी टेल जो है इसके मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे हमारे लेग्स हमारी मदद करते हैं। तो ये क्या थी, इसकी पूरी स्ट्रक्चर थी स्पर्म की इन दी मेल, कि मेल के अंदर जो स्पर्म होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देख ले ऐसी होती है। और ये बहुत छोटा होता है, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। जबकि आपका जो ओव्यूम होता है फीमेल के अंदर, वो इतना बड़ा होता है और वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है एक ह्यूमन बींग के अंदर। इस पॉइंट को भी आप याद रखें, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी हमारी बॉडी के अंदर, वो है ओव्यूम,
ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, वो है आपकी जो न्यूरॉन सेल होती है। मैंने आपको पढ़ाया था आपको सेल के बारे में पहले भी। तो प्लाज्मा, ये पूरी बॉडी इसकी स्पर्म की किससे कवर्ड रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स मटेरियल्स होते हैं इस पूरे स्पर्म के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस हेड के पास प्रेजेंट होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर। तो एक्रोसोम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या है कि इसके अंदर क्या है, एक्रोसिन और आपके जो है हाइलोरिनिडेज जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके पास होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, एक तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इसके पास होते हैं और दूसरे ये वाले एंजाइम्स, इनका फंक्शन क्या है, ये पेनिट्रेटिंग में हेल्प करते हैं। किस में काम करते हैं, पेनिट्रेटिंग में हेल्प करते हैं। जब पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि ओवियम की जो ऊपर वाली जो जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है इसको जो है रैप्चर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कौन, जो आपके एक्रोसिन और आपके जो हाइलोरिनिडेज जो एंजाइम होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन एंजाइम्स का नाम, लिख लेना आप, एक्रोसिन एंड एंजाइम, ठीक है। तो ये दोनों एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंस होते हैं, आपके एक्रोसोम के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आपका पता चल गया कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होती है स्पर्म की, और स्पर्म बनता कैसे है मेल के अंदर, ये जान ले। अब मैं उस प्रोसेस को बता देती हूँ। अगर मैं स्पर्म की अगर साइज की बात करूँ तो साइज इसका कितना होता है, 4.3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है इसका साइज स्पर्म का, 4.3 माइक्रोमीटर होता है, इसको भी लिख लेना। अब स्पर्म बनते कैसे हैं बॉडी में, वो देख लेते हैं। अगर एक मैं बात करूँ, क्या सभी स्पर्म्स की स्ट्रक्चर सेम होती है, सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर? अगर मैं बात करूँ आपके अंदर जो स्पर्म्स निकलेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग दी कॉपुलेशन, ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान कितने स्पर्म्स निकलते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं। किसके अंदर, पेनिस से बाहर निकलते व्हेन यू वर कॉपुलेटेड विद द फीमेल। तो कितने निकल, 200 से 300 मिलियन तक स्पर्म निकलते हैं। और ये स्पर्म्स क्या करते हैं, फिर आपकी फीमेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हर जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म ही क्या होता है, एक स्पर्म ही सिर्फ क्या होता है आपका, फ्यूज होता है ओवियम के साथ, और सभी कैसे हो जाते हैं, बेकार, डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं, जो ओव्यूम्स होते हैं, ओव्यूम्स सिर्फ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, 10 से 12 साल की एज पे ओव्यूलेशन होना शुरू कर देता है। ओव्यूलेशन का मतलब है सिक्रेशन, इट मीन्स रिलीज ऑफ ओव्यूम फ्रॉम द ओवरी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन, ठीक है। काफ़ी बच्चे डाउट में रहते हैं ओव्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। 60% जो है, 60% जो शेप होती है वो सेम होती है स्पर्म की, कैसी होती है, सेम होती है। और 40% शेप इसकी डिफर मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, विग्रस, ठीक है, डिफर भी बोल सकते हैं, विग्रस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये तो आपकी जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपकी क्या है, स्पर्म के बारे में नॉलेज थी। अब स्पर्म बनता कैसे है, स्पर्म को कौन बनाता है, आपकी बॉडी के अंदर जो पुरुष होते हैं, पुरुष की जो टेस्टिस होती हैं, 2 टेस्टिस आर फाउंड इन दी बॉडी ऑफ मेल। तो 2 टेस्टिस, ये वाली टेस्टिस एंड देन, ठीक है, ठीक है। तो इन 2 टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, आपके स्पर्म्स बनते हैं, ये वाले स्पर्म्स। तो ये स्पर्म्स कैसे बनते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो आपकी बॉडी में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, ठीक है। इन टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं। वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या होता है, मेल जर्म सेल्स होती हैं। तो अब समझ लें आप, मेल जर्म जो सेल्स होती हैं, तो ये मेल जर्म सेल्स क्या करती हैं, ये आपकी जो है टूट जाती हैं। इट मीन्स इनको हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया, कुछ जो मेल जर्म जो सेल्स होती हैं, कुछ कैसी होती हैं भाई, आपकी हैप्लॉइड्स होती हैं, कुछ डैप्लॉइड्स होती हैं,
ठीक है। तो मेल स्पर्म जो सेल्स होती हैं वो उनके अंदर क्या होता है भाई, उनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। ध्यान दें इस बात को, क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन, नॉट मियोसिस डिवीजन। जब इनके अंदर क्या होगा, माइटोसिस जो डिवीजन होता है, मैं आपको क्या बता रही हूँ, तो माइटोसिस जो डिवीजन होता है उसके बाद क्या होती है, पहले होगी मेल जर्म सेल्स, उसके बाद माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन से ये फिर किसमें जो है कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी, ये आपकी जो है आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो है कन्वर्ट हो जाती है। मैं नीचे लिख देती हूँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स। और फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भाई क्या करती हैं, आपकी मियोसिस करती हैं। मियोसिस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है कि आपके जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड सेल्स में जो है डिवाइड हो जाती हैं। उसका मतलब ये हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि मैं दोबारा से बताऊं आपको। फिर क्या होता है, सेकेंडरी सेल्स में जो है डिवाइड चली हो जाती हैं। यहाँ से जो है प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट से मियोसिस होगा, मियोसिस के दौरान क्या हो जाएगा आपकी, ये सेकेंडरी सेल्स में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में ये चेंज हो जाती हैं। और फिर स्पर्मेटोसाइट्स जो सेकेंडरी हैं फिर उनमें उनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होगा फिर आपका सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन। मैंने आपको बताया था ना, मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो ये कौन सा, ये कौन सी थी, मियोसिस फर्स्ट, और ये कौन सी है, मियोसिस सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर मियोसिस सेकंड के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, आपकी 4 सेल्स में जो है, 4 सेल्स में इनका जो है डिवीजन हो जाता है। मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से 4 सेल्स बन जाती हैं। और ये 4 सेल्स कौन सी फॉर्म में होती हैं, इन 4 सेल्स ऐसी, इन शेप को कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं भाई, स्पर्मेटिड्स। और ये स्पर्मेटिड्स क्या करती हैं, स्पर्मेटोजुआ में जो है ये कन्वर्ट हो जाती हैं। समझ में आया ना। तो स्पर्मेटोटिड्स जो है, स्पर्मेटिड्स किस में चेंज हो जाएंगी, स्पर्मेटोजुआ में। अब ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, टेस्टिस के अंदर हो रही है सारी प्रोसेस। तो स्पर्मेटोटिड्स से स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हो जाना, मतलब इनकी ट्रांसफॉर्म हो जाना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। और जब ये स्पर्मेटोजुआ फिर क्या करते हैं, आपके स्पर्मेटोजुआ को ये अब फिर क्या हो गए, ये स्पर्मेटोजुआ असली क्या होते हैं, असली रूप होता है भाई इनका स्पर्म का। ये क्या है भाई, अपने आप में फिर क्या बन गए, स्पर्म बन गए, ठीक है। तो या तो स्पर्म बोल लो इनको या स्पर्मेटोजुआ बोलो, बात एक ही है। फिर ये क्या करते हैं, जो एक सर्टेली शेल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, मैंने बताया था ना आपको टेस्टिस के अंदर। तो उनके अंदर एक तो मेल जर्म सेल्स होती हैं, दूसरी कौन सी होती है, सर्टोली सेल्स, जो कि न्यूट्रिशन देती हैं आपके स्पर्म को। तो स्पर्म वहां जाके क्या कर देते हैं, जब कोई भी चीज नहीं बनती तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना, एनर्जी की जरूरत। तो वो एनर्जी लेने के लिए किसके अंदर चले जाते हैं, ये स्पर्म्स एम्बेडेड हो जाते हैं, एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां से फिर क्या होगा, आपके ये एम्बेडेड मतलब इनके अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, इनकी लेयर से इनसे जुड़ जाते हैं ताकि इनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, ठीक है। फिर सर्टोली सेल से ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो रिलीज होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं भाई, स्पर्मिएशन बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको। अब इन सर्टोली सेल से ये क्या हो जाएंगे, यहाँ अभी धसे थे फिर निकल जाएंगे इनसे, ठीक है। अब इनको काम भी तो करना है ना अपना, इनको फर्टिलाइजेशन भी करना है। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल,
कॉल्ड स्पर्मिएशन। बात समझ में आई? तो ये सारी प्रोसेस आपको लिख लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताई है मैंने, और आपको शायद ही मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत प्यार से और आराम से समझाया। देखो, पहले मेल जर्म सेल होगी, और वो मेल जर्म सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर होती है भाई, उसके अंदर पहले माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन का मतलब है एक सेल से 2 सेल बन जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक सेल से 2 सेल बना देगी, ठीक है। तो 2 सेल वो कौन सी होंगी, वो दोनों सेल्स को हम कौन सा नाम देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगा, पहला डिवीजन होगा फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये कितनी बनेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, 2 बनेंगी, ठीक है। ये जब 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स बनने के बाद ये फिर इनके अंदर सेकेंडरी मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद फिर इनमें क्या, ये टोटल फिर कितनी बन जाएंगी, 4 बनेंगी, ठीक है। दो तो यहाँ पे बनी थी ये, और फिर इन 2 से कितनी बनेंगी, 4 नहीं बनेंगी, क्योंकि मैंने बताया था मियोसिस डिवीजन में एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बनती हैं। तो 4 सेल्स, उन 4 सेल्स का क्या नाम है, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे उनको इस स्टेज पे। तो ये स्पर्मेटिड्स क्या करती हैं, स्पर्म में बदल जाती हैं, कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। फिर ये स्पर्म्स क्या करते हैं, इनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है करंटली, तो ये साइटोली सेल में एम्बेडेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ से साइटोली सेल से रिलीज हो जाते हैं। तो उस रिलीज होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो मैंने आपको ये क्या समझाया कि स्पर्म आपकी बॉडी में कैसे बनते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो मैं अब इसको रिमूव कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रोसेस बहुत ही इसेंशियल है, ये बच्चों को समझ में नहीं आती है। मैंने आपको इसलिए बहुत अच्छे से समझाई ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब मैं समझाऊंगी आपकी बॉडी में ओजेनेसिस प्रोसेस कैसे होती है। ओजेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ओव्यूम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। समझ गए कि नहीं समझे? तो ओव्यूलेशन को मैं आज समझाऊंगी अच्छे से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओजेनेसिस कैसे होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस सबसे पहले कैसे होगी, क्योंकि जो फीमेल होती है, फीमेल की जो क्या होती है, ओवरी होती है। ओवरी मैंने बताया था ना आपको, 2 ओवरीज होती हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है, प्यूबिक रीजन में। तो वहां पे वो ओव्यूम, और आपको एक अच्छी बात बता देती हूँ, आपको डाउट होगा कि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पीरियड्स के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ईच मतलब दोनों जो ओवरी होती हैं उनसे एक एक ओव्यूम सीक्रेशन करती हैं बस। जबकि स्पर्म बहुत ज़्यादा स्पर्म प्रोडक्शन होता है, जबकि फीमेल के अंदर सिर्फ एक ही जो ओव्यूम होगा वही जो है सीक्रेट होता है। कहाँ से, ओवरी से। इट मीन्स एक ओवरी से एक ओव्यूम निकलेगा, इट मीन्स 2 ओवरी हैं तो कितना निकलेगा, 2 ओव्यूम्स निकलेंगे। समझ गए ना? तो ओजेनेसिस का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ओव्यूम। तो सबसे पहले ओवरी के अंदर कौन सी स्टेज में रहते हैं ओव्यूम, ओजेनिया। भैया कौन सी स्टेज में रहेगा, ओजेनिया। फिर भाई वो कौन सी स्टेज में आ जाएगा, जब उसके अंदर क्या होगा, जब उसके अंदर मियोसिस प्रोसेस होगी। तो मियोसिस प्रोसेस की फर्स्ट फेज पे वो कौन सी स्टेज में चला जाएगा, फिर ये बदल जाएगा प्राइमरी ओसाइट्स में। कौन सी स्टेज पे, 8 प्रोफेज फर्स्ट। बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर ये भाई आपकी कौन सी सेल में बदल जाएगी, ये आपकी इस स्टेज पे क्या होगा इसके पास, फिर ये इस प्राइमरी ओसाइट्स का कुछ डेवलपमेंट होगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो है आपकी ग्रेनुलोसा सेल कवर्ड हो जाएगी इसके ऊपर। तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स कहेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख देती हूं प्राइमरी ओसाइट्स, प्राइमरी ओसाइट्स विद, समझ रहे हो ना, प्राइमरी ओसाइट्स विद ग्रेनुलोसा सेल। इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स। समझ गए ना? फिर ये
पहले क्या बनी, ओसाइट्स, पहले ओजेनिया था, फिर उससे ओसाइट्स, फिर उसके बाद क्या बनी, प्राइमरी फॉलिकल्स। फिर इन प्राइमरी फॉलिकल्स से भाई आपका क्या बना, फिर इनके अंदर क्या हुआ, सेकेंडरी, फिर इससे बनी आपकी सेकेंडरी फॉलिकल्स। फिर उसके बाद कौन सी बनी, टेरिटरी फॉलिकल्स। समझ रहा है ना, दिख रहा है, आराम से समझा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। उसके बाद भाई क्या होता है, इस टेरिटरी फॉलिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इस टेरिटरी फॉलिकल स्टेज में जो ओव्यूम्स होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, क्या मैं इनका डेवलपमेंट बता रही हूँ कि ओव्यूम्स कैसे कैसे बनते हैं। तो इस स्टेज पे जो अंडे होते हैं अभी वो डेवलप नहीं हुए, तो इस स्टेज पे क्या करते हैं, इस स्टेज पे भाई क्या होना है, उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और इस स्टेज पे ही क्या होता है, उनके अंदर एक एंट्रम, एंट्रम जो फ्लूइड होता है वो उसके अंदर फिल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है भाई, एंट्रम फ्लूइड जो है फिनिश हो जाता है। और इस स्टेज पे जो मियोसिस की जो फर्स्ट डिवीजन होती है, मियोसिस की फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों फेज होते हैं ना। तो अभी मियोसिस की जो फर्स्ट डिवीजन थी वो यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मैं यहाँ इसलिए मैंने लिख दिया है कंप्लीट। ठीक है, तो लिखते रहे साथ की साथ। फिर उसके बाद क्या होता है, ये फिर आपकी सेकेंडरी फॉलिकल्स सेकेंडरी ओसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। किसमें, सेकेंडरी ओसाइट्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इस, चलो मैं यहीं लिख देती हूँ, अभी स्पेस है, ये कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी सेकेंडरी ओसाइट्स के अंदर। फिर ये सेकेंडरी ओसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपके ये सेकेंडरी ओसाइट्स से बनने से पहले ये आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती हैं। इस पॉइंट को आप थोड़ा याद रख लें। ये जो है क्या होती है, ट्राटरी फॉलिकल्स के बाद ग्राफिन फॉलिकल्स बनती हैं। फिर ये ग्राफिन फॉलिकल्स से क्या बनते हैं, आपके सेकेंडरी ओसाइट्स बनती हैं। ठीक है, और ग्राफिन फॉलिकल स्टेज पे भाई क्या होता है, जो है ये क्या कर लेती है, जो जोना पेलुसिडा होता है, ये वाली स्टेज होती है, जोना पेलुसिडा जो ये लेयर है, ये यहाँ इस ग्राफिन जो फॉलिकल है यहाँ पे जो है बनना शुरू कर देती है, ये वाली लेयर। तो भाई समझ में आ गया कि कैसे कैसे आपकी बॉडी में जो है ओव्यूम्स बनते हैं। पहले आपकी ओवरी के अंदर क्या होगा, ओजेनिया सेल होती है सिर्फ। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी ओसाइट्स बनती हैं, ये मियोसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। फिर इस प्राइमरी ओसाइट्स कब बनती हैं, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी ओसाइट्स विद ग्रेनुलोसा सेल इसके ऊपर कवर्ड हो जाती है, प्राइमरी ओसाइट्स के ऊपर ये वाली लेयर। तो इस स्टेज पे इस सेल को क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स कहेंगे, क्योंकि इसके साथ ये अटैच हो गई है। फिर प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल्स में। फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स टेरिटरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स जो सेल होती है इस स्टेज पर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसके अंदर एंट्रम जो फ्लूइड होता है वो भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसको न्यूट्रिशन जो है वो एंट्रम फ्लूइड क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो वो एंट्रम जो फ्लूइड होता है वो जब यहाँ पे बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो है मियोसिस टेरिटरी फॉलिकल्स पे मियोसिस जो फर्स्ट डिवीजन है वो खत्म हो जाता है। फिर मियोसिस सेकंड चलता है। तो मियोसिस सेकंड प्रोसेस के थ्रू ये टेरिटरी फॉलिकल्स आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे आपकी सेकेंडरी ओसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, कौन, ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो ग्राफिन फॉलिकल्स होती है ये अपना क्या करते हैं, जोना पेलुसिडा जो इसके ऊपर लेयर है, और वो जोना पेलुसिडा का ये पेलुसिडा जो है इसका फंक्शन क्या है, ये इसको प्रोटेक्शन का काम करती है और इसको सपोर्ट करती है ताकि इसकी शेप जो है बरकरार रहे ओव्यूम की। और इसका दूसरा फंक्शन ये भी है, जब स्पर्म इसको पेनिट्रेट करता है, जब पेनिट्रेट करेगा इट मीन्स जब इसके अंदर जाता है, ठीक है, तो इसकी जो रैप्चर करता है तो इसकी पेनिट्रेटिंग में हेल्प करती है जोना पेलुसिडा
लेयर स्पर्म की, ठीक है। तो इसके क्या फंक्शन थे वो आपको समझ में आ गए। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर समझा देती हूँ आपको। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे जो है ओव्यूम्स बनते हैं एक एक करके। अब आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है, बच्चों को समझ में नहीं आता ये वाली प्रोसेस, तो मैंने इसीलिए ये वाला टॉपिक जो आज मैंने अपलोड किया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपकी ओव्यूम है। तो ओव्यूम की स्ट्रक्चर, अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ, इसका जो साइज होता है वो कितना होता है भाई, 0.1 से लेके मिलीमीटर तक, ठीक है, ओव्यूम का साइज। और ये लार्जर होते हैं कंपैरिजन टू स्पर्म, ठीक है। ये बहुत बड़ी होती है, हम नेकेड आई से देख सकते हैं विदाउट द माइक्रोस्कोप। तो सबसे अंदर वाला पार्ट है ये जर्मिनल वेसिकल्स होते हैं इनके अंदर। फिर इसके अंदर ओप्लाज्म होता है। ओप्लाज्म क्या करता है, वो जीवित क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि इसको क्या करता है, इसको जीवित रखने का काम करता है। फिर उसके ऊपर एक आती है विटेलियन मेम्ब्रेन, ये वाली सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, विटेलियन मेम्ब्रेन। उसके बाद ऊपर वाली आती है, उसको कहते हैं भाई हम ये वाली ऊपर आती है जोना पेलुसिडा। इसका फंक्शन बता दिया, ये इसको प्रोटेक्शन करती है, सपोर्ट करती है बैक्टीरिया से। फिर उस सबसे ऊपर वाली जो लेयर आती है उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा क्या करती है, इसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। किसको, आपकी ओव्यूम को। तो ये क्या थे आपकी बॉडी में ओव्यूम कैसे बनते हैं। तो एक एक करके जो चीज़ों को नोट डाउन करते चले, फिर हम बात करेंगे। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो अब भाई हम आगे देखते हैं, तो कौन से हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो कहाँ से निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं भाई आपके, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या करते हैं, अब मैं इसको क्रम वाइज समझाते हैं। ये अटैक करते हैं, मतलब मैसेज लेके जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, 2 हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, LH हार्मोन और FSH हार्मोन। तो इनका क्या फंक्शन है, जो ये होता है FSH हार्मोन, ठीक है, और LHS, ये LHS हार्मोन क्या करता है, आपका लेडिक सेल पे काम करता है। जो मेल होता है, मेल की जो टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल्स भी होते हैं, ठीक है, उनको इंटेस्टाइनल सेल्स भी बोलते हैं। तो लेडिक सेल्स जो होती हैं भाई आपकी, उन पे काम करेगा ताकि वो क्या कर सके, एंड्रोजन हार्मोन को निकाल सके। तो लेडिक सेल पे जब ये काम करता है तो लेडिक सेल्स जो है एंड्रोजन हार्मोन को निकालती हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो FSH हार्मोन क्या करता है, ये FSH हार्मोन सर्टोलिड सेल के ऊपर काम करता है ताकि जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। समझ गए ना। तो ये क्या थे और आपकी बॉडी में कैसे कैसे जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मैंने आपको आज पूरे अच्छे से कंप्लीट समझा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर प्लीज़ चैनल पे नहीं हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम माई वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।